Hello friends, I am Mansi from Tourism here to telling you all about the rainbow nation in the world, that is South Africa. If you like my video, please like and share and subscribe the channel. Now अब साउथ अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। तो साउथ अफ्रीका जो है एक ऐसी जियोग्राफिकली वेरिड कंट्रीज़ है कि यहाँ पर मतलब जियोग्राफिकल की आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर है जियोग्राफिकली। अगर आप माउंटेन्स की बात करें, चाहे आप सीज़ की बात करें, तो यहाँ पे हर एक चीज़ प्रेजेंट है। अफ्रीकी महाद्वीप पर सबसे ज़्यादा भूगोलिक रूप से विविध देशों में से ये एक है साउथ अफ्रीका, जिसमें हाई एल्टीट्यूड वाली पहाड़ियाँ, उपजाऊ मैदान, मपुमलंगा के खुले खुले स्वाना यानी घास के मैदान, कालाहारी रेगिस्तान जिसे आप कालाहारी डेजर्ट कहते हो, और ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन की चोटियाँ, इतना सब इस साउथ अफ्रीका के अंदर शामिल है। इसके साथ साथ दुनिया के दो सबसे प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स भी यहाँ पर हैं, जो सबसे फेमस है, जैसे कि क्रूगर नेशनल पार्क और कालागाड़ी। और इसके साथ साथ जो ये दो नेशनल पार्क हैं, इसके साथ साथ 1 डज़न से ज़्यादा यहाँ पर रीजनल पार्क्स भी हैं, यानी क्षेत्रीय पार्क और रिजर्व्स भी। इसके बहुत अच्छे अच्छे रोड और रेल सिस्टम के साथ इसकी जो एकोमोडेशन है यानी आवासीय है, वो टॉप रेटेड की है। और यहाँ पर भरपूर खेत, अंगूर के खेत और प्राचीन समुद्र तट भी हैं। साउथ अफ्रीका वास्तव में हमें प्रदान करता है जैसे एक देश में एक दुनिया, यानी साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, बट ये अपनी एक कंट्री में ही पूरी एक दुनिया हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ से लेकर बोटेनिकल से लेकर और जियोग्राफिकली और कल्चर से लेकर यहाँ पर आपको सब देखने को मिलता है। नाउ अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के फास्ट फैक्ट्स के बारे में। कंट्री साउथ अफ्रीका, इसकी कैपिटल जो है केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफोंटेन साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं। लोकेशन, साउथ अफ्रीका जो है जो अफ्रीका हमारा कॉन्टिनेंट है उसके साउथर्न टिप पे, दक्षिणी टिप पे ये जो है लोकेट करता है। और इसकी जो कोस्ट लाइन है, यानी जो इसका समुद्र तट की लाइन है, वो 2850 किलोमीटर से भी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। और ये 2 ओशियंस के साथ मिलकर बना है। इसके जो साइड में 2 ओशियंस हैं वो हैं साउथ अटलांटिक और द इंडियन ओशियन। और यहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, वो रिपब्लिक है यानी गणतंत्र। और पॉपुलेशन यहाँ की 55,380 टू 10 है। एरिया 4,70,693 स्क्वायर माइल्स का एरिया जो है साउथ अफ्रीका कवर करता है। और यहाँ की मेजर माउंटेन रेंजेस यानी माउंटेन की श्रृंखलाएं यहाँ पर सबसे मेजर है वो है ड्रेकन्सबर्ग। और मेजर रिवर्स यहाँ पे जो बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं वो है लिम्पोपो और ऑरेंज। और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेंड। और यहाँ की अगर हम जीएमटी की बात करें तो वो है UTC+2। अगर हम साउथ अफ्रीका के एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका जो है अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट है उसके साउथर्न मोस्ट टिप पे लोकेट करता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देन जो इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं और जो ओशियंस हैं, कंट्रीज़ जो हैं स्वाजीलैंड, नामीबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, मोजाम्बिक्यू। और जो ओशियन है वो है इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन। और जो इसके 9 प्रोविंसेस हैं जो इसके साथ में प्रांत हैं, वो हैं द ईस्टर्न केप, फ्री स्टेट, गोतेंग, क्वाजुलू नटेल, लिम्पोपो, मपुमलंगा, नॉर्थर्न केप, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न केप। ये इसके 9 प्रोविंसेस हैं। ये जैसा आप इसमें देख रहे हैं, ये इसके 9 प्रोविंसेस हैं जो साउथ अफ्रीका कंट्री है, और साथ ही साथ ये 2 ओशंस के साथ भी जुड़ी हुई है। देन अगर जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो यहाँ का क्लाइमेट एवरेज है। और साउथ अफ्रीका वैसे कहा जाता है कि ब्लेस्ड विद वार्म समर्स, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर गर्मी ही रहती है। बट समर में अगर हम इसका टेम्परेचर देखें तो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, और विंटर में 7 to 10 डिग्री सेल्सियस, और ऑटम के मौसम में 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, और स्प्रिंग के मौसम में 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। देन हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में ही, उसके बारे में और जानकारी, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो जो साउथ अफ्रीका है, सबसे पहले
जो उत्तरी दक्षिण अफ्रीका है, जो नॉर्थर्न साउथ अफ्रीका है, जोहान्सबर्ग के पास में, यहाँ पर एक सबसे पहले केव पाई गई थी, एक केव फॉर्मेशन हुआ था, यानी गुफा का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको स्टर्क फोंटीन कहा जाता है। और इस केव्स में क्या था, जो हमारे जैसे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जिनको पुरानी चीज़ों के बारे में अच्छे से विद्या उनको स्टडी आती करनी, सो उन्होंने कहीं उस केव में जो फॉर्मेशन हुई थी, उस केव में ह्यूमन फॉसिल्स फाउंड किए थे। ह्यूमन फॉसिल्स मतलब हम जैसे ह्यूमंस की डेड बॉडीज वहाँ पे उन्होंने फाउंड की थी। और कई उस फॉसिल्स तो, कई ह्यूमन बॉडीज तो 2 मिलियन ईयर भी पुरानी थी। तो जैसे ही ये संशोधन हुआ, ये पाया गया, तो उस रीजन का नाम, एक निकनेम दे दिया गया उसको, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मानव जाति का पालना। फिर 24,000 पहले, लगभग 24,000 पहले, सैन या बुशमैन के रूप में जाने वाले शिकारी जमातियों की दक्षिण अफ्रीका में जाने लगी। यानी मैं बुशमैन होता क्या है, सो सैन या बुशमैन उसको हम दोनों कह सकते हैं। तो ये एक हंटर्स की, शिकारों की एक जनजाति होती थी, जो पहले कालाहारी डेजर्ट में रहती थी, बट अभी भी कहीं वो जिंदा है, उनकी जाति अभी चल रही है। अभी भी वो, आप कालाहारी डेजर्ट जो साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पर आप देख सकते हो। ये हंटर्स क्या करते थे, जो कालाहारी डेजर्ट है ना, तो उसके उसमें एक यूफोबिया के पेड़ लगते हैं, और वो जहरीला पेड़ होता है। तो उस पेड़ से मतलब उस पेड़ में अपने जो तीर होते हैं ना, वो उस पॉइजन में डुबोकर तब ये हंटिंग करते हैं, तब ये शिकार करते हैं। तो ये बात है 24,000 साल पहले की। तब ये सैन जो है साउथ अफ्रीका की तरफ आ रहे थे, और कालाहारी डेजर्ट में इन्होंने अपना स्टे किया। और अगर हम 1400 ईस्वी की बात करें, तो सुदूर पूर्व की ओर जाने वाले यूरोपीय जहाज आपूर्ति के लिए दक्षिण अफ्रीका की तट पर रुकने लगे। यानी 1400 ईस्वी में जो है, यूरोपियन की तरफ जाने वाले जो शिप्स हैं, वो साउथ अफ्रीका में रुके और यहाँ पर अपनी आइटम्स की सप्लाई भी करी। और 1652 में जो नीदरलैंड है, उसने केप टाउन के दक्षिणी शहर की स्थापना की। उसने यहाँ केप टाउन के साउथर्न पार्ट की यहाँ पर स्थापना की। और डच किसान, जिन्हें बोर्स कहा जाता है, डच यानी यूरोपियन या नीदरलैंड्स के जो आवासी होते हैं, उन्हें डच कहा जाता है। और जो साउथ अफ्रीका के फार्मर्स होते हैं, उन्हें बोयर्स कहा जाता है। तो डच फार्मर्स को बोयर्स का नाम दिया गया। तो वो इसी सिटी के आसपास यहाँ पर रहने लगे। और 1806 में जब साउथ अफ्रीका का वॉर हो रहा था, तो उस दौरान यूरोप ने केप टाउन कॉलोनी के नियंत्रण को अंग्रेजों को छोड़ दिया। ब्रिटिश को केप टाउन का कंट्रोल करने के लिए दे दिया गया। और फिर 1910 में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में 4 उपनिवेशों को एकजुट किया और दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। यहाँ पर उन्होंने 4 कॉलोनीज इस्टेब्लिश की, और फिर वो साउथ अफ्रीका ही बना। उन्होंने, और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा कानून, यहाँ पे एक ऐसा लॉ भी लागू किया, जो वाइट को ब्लैक से सेपरेट करता था। और वो लॉ होता है अपार्थाइड। आपने सुना भी होगा, साउथ अफ्रीका में पहले ये लॉ चलता था कि जो ब्लैक पीपल्स थे, उन्हें वाइट से वो डिफर करता था, उसे अलग करता था, सेपरेट करता था। और जो ये लॉ है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो इस वजह से हज़ारों में वहाँ पर संघर्ष भी हुए, वहाँ पे लड़ाइयाँ भी हुई, बहुत बहस वगैरह हुई। और फिर 1963 में जो नेल्सन मंडेला हैं, वो इस लॉ के अगेंस्ट थे। सो उन्होंने एक कमेटी तैयार करी, और वो एंटी अपार्थाइड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के हेड भी रहे। सो ब्रिटिशर्स ने ये देखा, तो उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करके उनको टेररिस्ट घोषित करा, और उनको जेल में भेज दिया गया। फिर 1990 में 27 साल की जेल के बाद, जो उस टाइम साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, FW डी क्लार्क, उन्होंने नेल्सन मंडेला को 27 साल बाद जेल से रिहा करवाया। और फिर 1994 में, उसके 4 साल बाद, जो मंडेला हैं, वो जो है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बने। तो ये थी हमारी साउथ अफ्रीका की एक अच्छी सी हिस्ट्री, और इसमें भी आप एक तरह से वैरायटी देख सकते हो। देन, साउथ अफ्रीका में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, तो यहाँ पर 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो साउथ अफ्रीका में यूज़ होती हैं, जैसे कि अफ्रीकन्स, सोथो, इंग्लिश, नेडिबेल, स्वाति, क्सोसो, वेंडा, ज़ूलो, सोंगा और साउथर्न सोथो। ये 11 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं साउथ अफ्रीका की, जो वहाँ पर यूज़ की जाती हैं। देन, अगर हम जियोग्राफिक फीचर्स की बात करें साउथ अफ्रीका के, तो यहाँ पर हमें जैसे टेबल माउंटेन देखने को मिलता है। टेबल माउंटेन इज़ लाइक, जैसे हम माउंटेन्स देखते हैं, तो जिनकी पीक्स होती है, जो उनका शिखर होती है, वो बिल्कुल एकदम नुकीली होती है, पॉइंटेड होती है। बट साउथ अफ्रीका में एक ऐसे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं जिसकी पीक्स, जिसके शिखर जो है फ्लैट होते हैं। सो उसे टेबल माउंटेन का नाम दिया गया। और द इंडियन ओशियन जो ईस्ट में है, और अटलांटिक ओशियन जो साउथ अफ्रीका के वेस्ट में है।
केप पॉइंट भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, और हरी भरी ग्रासी हिल्स, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट। और यहाँ का फेमस डेजर्ट है जैसे कालाहारी डेजर्ट। और कालाहारी डेजर्ट का मैं आपको बता दूँ, कालाहारी डेजर्ट को रेड डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ का एक तो मॉनसून भी बहुत गर्म रहता है, और वहाँ की जो रेत होती है, जो उस डेजर्ट की रेत है, वो रेड कलर की दिखती है। सो इसलिए वहाँ पे कालाहारी, उसको कालाहारी डेजर्ट को रेड डेजर्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पे हम ग्रेट इंटीरियर प्लेट्यू यानी पठार भी देख सकते हैं। कैपिटल्स, सो मैंने आपको पहले बताया था साउथ अफ्रीका की कोई एक कैपिटल नहीं, तीन कैपिटल हैं। तो जो प्रिटोरिया है वो उसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ब्लोमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है, और जो केप टाउन है वो साउथ अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। देन हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की फेमस क्यों है। सो साउथ अफ्रीका जो है साउथर्न मोस्ट कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, ये आपको अच्छे से पता है। और ये जो है अपनी टोपोग्राफी के लिए जाना जाता है, यानी किसी स्थान का अच्छे से वर्णन करना, ये उसके लिए बहुत जाना जाता है। और इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, जो साउथ अफ्रीका की ब्यूटी है, वो नेचुरली ही इतनी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे कल्चर की भी डाइवर्सिटी, कल्चर भी बहुत तरह तरह के यहाँ पर देखने को हमें मिल सकते हैं। और जो जब से ये अपार्थीड जो मैंने आपको लॉ बताया था, जब से ये लॉ ख़त्म हुआ, ये 1994 में जब ये लॉ ख़त्म हुआ, तो तब से यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। टूरिज़्म यहाँ पे प्रमोट हुआ, ट्रैवलर्स की जो है ये फेवरेट डेस्टिनेशन बन गई साउथ अफ्रीका। और जो साउथ अफ्रीका है वो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड, प्लैटिनम, क्रोमियम, वेनेडियम, मैग्नीज का उत्पादक यानी प्रोड्यूसर भी है। और यह दुनिया के क्रोम और वर्मिकुलेट का भी 40% उत्पादन करता है, यानी क्रोम और वर्मिकुलेट का 40% प्रोड्यूस साउथ अफ्रीका ही करता है। और जो डरबन है यहाँ की सिटी साउथ अफ्रीका की, वो यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है अफ्रीका का। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 9th लार्जेस्ट पोर्ट है डरबन। और साउथ अफ्रीका के पास 4th लार्जेस्ट कोयला रिजर्व्स भी हैं। अगर हम कोयल रिजर्व्स की बात करें तो साउथ अफ्रीका 4th नंबर पे आता है कोयल रिजर्व्स में। देन टूरिज्म ऑफ द साउथ अफ्रीका, सो वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स भी हैं, एक्टिविटीज़ भी हैं, और प्लेसेस भी हैं देखने के लिए। और वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी बहुत है कि हम जो कर सकते हैं, और शॉप्स जैसे हमारी शॉपिंग वगैरह के लिए। और वहाँ पे करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे गेम फार्म्स, हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी, कैंपिंग, हाइकिंग, हाइकिंग यानी लंबी पैदल यात्रा, रनिंग ऑन द बीच, काइट सर्फिंग एंड सर्फिंग जैसे कि पतंग उड़ाना, और समुद्री तटों पर दौड़ना, ये सब वहाँ पर हम कर सकते हैं। और देखने के लिए क्या क्या है साउथ अफ्रीका में, द ब्यूटीफुल टेबल माउंटेन, सनसेट, वाइल्ड एनिमल्स, द ओशियंस, द कांगो केव्स ऐसी गुफाएं, और केप पॉइंट, बिग फाइव, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन्स, और हमारी बहुत अच्छी एक समुद्र तटी, जो मतलब उसकी साउथ अफ्रीका की ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन भी। और वहाँ पे स्पोर्ट्स की बात की जाए तो सॉकर, रग्बी और क्रिकेट, ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, ये हम वहाँ पर कर सकते हैं। देन टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूगर नेशनल पार्क की। क्रूगर नेशनल पार्क अफ्रीका के सबसे अच्छे खेल भंडारों में से एक है, बेस्ट गेम्स रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। और यह सबसे पुराना भी है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है ये, और सबसे फेमस भी माना गया है। अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हैं तो ये पार्क आपकी, अगर आप साउथ अफ्रीका विजिट कर रहे हैं तो ये पार्क आपके आइटिनरी में ज़रूर होना चाहिए। ये पार्क जोहान्सबर्ग से 3.5 से 4.5 घंटे की ड्राइव पर स्थित है। और हम जैसे विजिटर्स को ये बिग फाइव देखने का मौका प्रदान करता है। बिग फाइव यानी कि जो अफ्रीकन लोयन होते हैं, लियोपार्ड, बफेलो, एलिफेंट, राइनो, ये मौका हमें प्रदान करते हैं इन बिग फाइव को देखने का। और साथ ही साथ अन्य जीवों की वैरायटी भी, उनकी भिन्नता भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। यह सैन यानी बुशमैन की रॉक पेंटिंग्स और आर्कियोलॉजिकल स्थलों का भी घर है, यानी यहाँ पर सैन जो बुशमैन थे उनकी रॉक पेंटिंग भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं जहाँ पर पुरानी पुरानी वस्तुएं रखी जाती हैं, सो यहाँ पर हमें वो भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आप क्रूगर नेशनल पार्क में सीलबंद रोड्स पे भी बड़े नेटवर्क पर क्रूगर नेशनल पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर वॉकिंग सवारी सफारी भी ऑर्गेनाइज की जाती है, या आप हॉट एयर बलून पर भी विशाल घास के मैदान, गैलरी फॉरेस्ट और रिवर सिस्टम जो है देख सकते हैं। क्रूगर नेशनल पार्क के बारे में सबसे अच्छी चीज़ों में एक ये है कि यहाँ पर एकोमोडेशन यानी आवास हर बजट में उपलब्ध होता है।
आप बुनियादी शिविरों में रह सकते हैं, और या तो आप एक फूस का बंगला भी बुक कर सकते हैं या आप एक लग्जरी लॉन्ज में भी आराम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टेबल माउंटेन के बारे में, जो साउथ अफ्रीका की दूसरी अट्रैक्शन है। टेबल माउंटेन दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन शहर की ओर मुख किए हुए एक प्रमुख स्थल चिन्ह के रूप में टेबल पर्वत पर सपाट चोटी वाला पहाड़ है। टेबल माउंटेन मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं कि जो इसका पीक्स होते हैं, इसकी शिखर होता है, वो एकदम टेबल की तरह फ्लैट होता है। इन्हें टेबल माउंटेन का नाम दिया गया और ये केप टाउन की साइड ही है, और केप टाउन और अन्य स्थानीय सरकार के प्रतीक चिन्ह में चित्रित किया गया है। जो ये टेबल माउंटेन है उसे केप टाउन और वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स है उसके सिंबल से इसको फीचर किया गया है। यह एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट अट्रैक्शन भी है, जिसमें कई के मतलब यहाँ पर जो भी विजिटर्स आते हैं तो आप यहाँ पर हाइकिंग यानी लंबी पैदल यात्रा या केबल वे पर ग्लाइड करके इसकी पीक्स तक आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पर आप घूम सकते हैं। और टेबल माउंटेन में एक नेशनल पार्क भी है, टेबल माउंटेन नेशनल पार्क। टेबल माउंटेन की मुख्य विशेषता, मेन फीचर ये है कि यहाँ का जो सबसे बड़ा पठार है वो लगभग 3 किलोमीटर यानी 2 मील और की चट्टानों से घिरा हुआ है। अगर हम इसके पूर्व की बात करें तो पूर्व केप टाउन के पूर्व में डेविल्स पीक और केप टाउन के पश्चिमी में लायंस हेड। आप समझ सकते हो कि हाँ, उसके पूर्व हिस्से में तो डेविल्स पीक है और अगर हम पश्चिमी हिस्से की बात करें तो वहाँ लायंस हेड है। केप टाउन जो है बहुत ही अच्छी चीज़ों से घिरा हुआ है। अगर हम केप टाउन का व्यू देखें तो ये चीज़ उसको बहुत ही एक ड्रामेटिक बैकड्रॉप की जो है वो उसको प्रोवाइड करती है। और टेबल माउंटेन का एक फीचर ये है कि ये सिग्नल हिल के साथ पहाड़ी ऊंचाइयों को, यानी सिग्नल हिल के साथ जो माउंटेन्स की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं उसके साथ मिलकर ये एक एम्फी थिएटर क्रिएट करता है। एम्फी थिएटर मतलब ऐसी गोलाकार इमारत होती है जिसमें हम जैसे विजिटर्स या कोई भी लोग अगर वहाँ पे विजिट करते हैं तो उनके बैठने की वहाँ पर व्यवस्था हो जाती है। सिग्नल हिल के साथ माउंटेन्स की हाइट्स मिलकर सिटी बाउल और टेबल बे हार्बर में एक एम्फी थिएटर नेचुरली क्रिएट करता है। और टेबल माउंटेन का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो प्लेट्यू के पूर्वी की छोर, मतलब पूर्वी की एंड में है। और जो ये टेबल माउंटेन है ये मैक्लेर बिकेन द्वारा चिन्हित किया गया, जो 1865 में सर थॉमस मैक्लियर द्वारा ट्रिग्नोमेट्री उनका सर्वे था, उसमें इन्होंने ये एक पत्थर कैरियन किया था। तो उसके दौरान ही ये जो मैक्लियर बीकन है उसके द्वारा टेबल माउंटेन जो है चिन्ह किया गया। देन हम बात करते हैं एक और अट्रैक्शन की, जो है केप टाउन। केप टाउन साउथ अफ्रीका का बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसा शहर है, और माना गया है कि जो हमारे प्लेनेट है उसमें जितने भी ब्यूटीफुल शहर हैं उसमें से साउथ अफ्रीका का एक केप टाउन शहर भी है, जो एक लुभावनी सिटी में आती है। बहुत ही इसका अमेजिंग व्यू है। इस सिटी को नेचर ने चारों तरफ से घेर रखा है, यानी कि यहाँ पर आपको नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो समुद्र और पहाड़ों की उबड़ खाबड़ श्रृंखला के बीच में स्थित है। केप टाउन में करने के लिए शीर्ष चीजों में से एक टेबल माउंटेन की यात्रा है, जो शहर की शीर्ष चोटी है। यहाँ पर आप टेबल माउंटेन की यात्रा कर सकते हो केप टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए। एक शानदार ओवरव्यू के लिए आप शिखर पर चढ़ें या केबल वे पर ग्लाइड करें। अगर आपको केप टाउन का पूरा ओवरव्यू चाहिए तो आप केबल वे पर ग्लाइड भी कर सकते हैं, या सबसे जो उसका टेबल माउंटेन है वहाँ पर भी आप केप टाउन का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। और लोइंस हेड की घंटे भर की लंबी पैदल यात्रा भी शहर के मनोरम दृश्य प्रदान करती है। जो केप टाउन में लोइंस हेड है उसकी हाइकिंग भी आपको बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस दे सकती है। टेबल माउंटेन के पूर्वी ढलानों पर शानदार कस्टम भी है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। केप टाउन का उसका कोस्ट भी जो है प्राकृतिक अजूबों यानी नेचुरल वंडर से भरा हुआ है। वाटरफ्रंट बोर्ड वॉक के साथ टहलते हुए आप वेल को हार्बर, यानी आप जब वाटर फ्रंट पे बोर्ड वॉक कर रहे होंगे तो आप जो है वहाँ पर वेल्स को भी देख सकते हैं। जब वो अपने बंदरगाह से निकलती हैं तो आप उन्हें वहाँ पर ये भी देख सकते हैं। और फॉल्स बे, जो फॉल्स की खाड़ी है जो केप टाउन में समुद्र तटों के साथ ही है, वहाँ पर आप पेंगुइन्स को भी देख सकते हैं।
और सिटी के साउथ में जो है केप पॉइंट वाइल्ड लाइफ और एक बोटेनिकल ब्यूटी का भी एक एग्जाम्पल है। यानी जो केप पॉइंट है वहाँ पर आपको बोटेनिकल यानी प्लांट्स वगैरह की बहुत ज़्यादा ही आपको वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी। सो जो केप पॉइंट हो गया वो वाइल्ड लाइफ और बोटेनिकल ब्यूटी दोनों का ही घर है, यानी आपको ये दोनों चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। केप टाउन अपने खूबसूरत बोल्डर फ्लैंक्ड बीचेस के लिए जाना जाता है। कैंप की खाड़ी एक पसंदीदा जगह है जिसके पास बहुत सी आकर्षक दुकानें और कैफ़े हैं। देन हम बात करते हैं ब्लोमफोंटेन, एक और अट्रैक्शन साउथ अफ्रीका की। सो ब्लोमफोंटेन दक्षिण अफ्रीका में मुक्त राज्य प्रांत की राजधानी शहर ट्रांसगैरिब क्षेत्र में लगभग प्रांत के मध्य में और देश में स्थित है। यानी ब्लोमफोंटेन दक्षिण अफ्रीका में जो फ्री स्टेट की प्रोविंस है, साउथ अफ्रीका का जो फ्री स्टेट प्रोविंस प्रांत है, वहीं उसी की कैपिटल है ब्लोमफोंटेन। और ये जो है प्रोविंस और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसके मिडल में, उसके सेंटर में ये ब्लोमफोंटेन जो शहर है वो लोकेट करता है। और इसे गुलाब का शहर, सिटी ऑफ रोजेज भी कहा गया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की अगर हम बाकी सिटीज़ की बात करें तो उसके कंपैरिजन में जो ब्लोमफोंटेन है बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट ये सिटी है, एक अट्रैक्शन है। सो इसको सिटी ऑफ रोजेज का भी नाम दिया गया। और ये एक न्यायिक राजधानी है और ये जो है दक्षिण अफ्रीका का छठा सबसे बड़ा शहर है, सिक्स्थ लार्जेस्ट सिटी ऑफ द साउथ अफ्रीका। और ये जो है लिंक करता है जो साउथ अफ्रीका का मेन रोड, मेन रेल और मेन एयर लिंक, तो ये उन सबसे अच्छे से लिंक करता है। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये सब पॉइंट्स के बीच में लोकेट करता है, यानी इन द मिडल ऑफ द कंट्री। ब्लोमफोंटेन मैंगोग स्थानीय नगर पालिका का हिस्सा है, यानी कि जो लोकल म्यूनसिपालिटी है ब्लोमफोंटेन उसका भी पार्ट है, जहाँ पर हमें चीताज भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर चीताज स्टे करते हैं। और इस नगर पालिका, इस म्यूनसिपालिटी का जो गठन है, जो फॉर्मेशन है, वो 2000 के एंड में हुआ था। और ब्लोमफोंटेन के बोत्चाबेलो के संक्रमणकालीन स्थानीय परिषदों को मिलाकर और थाबानोचू और दो ग्रामीण परिषदों को मिलाकर ये हुआ था। यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका 2000 की एंड में फॉर्मेशन हुआ और ब्लोमफोंटेन के बोत्चाबेलो के दो ग्रामीण परिषदें और थाबानोचू को मिलाकर इस नगर पालिका का निर्माण हुआ। देन हम बात करते हैं एक और सिटी, एक और अट्रैक्शन साउथ अफ्रीका की, प्रिटोरिया। सो प्रिटोरिया गोतेंग प्रांत यानी एक और प्रोविंस साउथ अफ्रीका का गोतेंग, उसका ये एक शहर है। और दक्षिण अफ्रीका जो साउथ अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है, ये प्रशासनिक कैपिटल है ये साउथ अफ्रीका की। और जो प्रिटोरिया है वो एपिस नदी के दोनों किनारों पर फैली हुई है। और अगर हम पूर्वी साइड देखें तो ये मैग्लिसबर्ग की पश्चिमी तलहटी में फैला हुआ है, यानी कि एपिस रिवर की दोनों साइड भी प्रिटोरिया फैली हुई है। और ये जो वेस्टर्न फुटहिल्स है मगलासीबर्ग की, उस साइड भी ये पूरी फैली हुई है। और 1855 में एंड्रीज प्रिटोरियस के बेटे मार्थिनस द्वारा ये सिटी जो है स्थापित की गई, तो उन्हीं के नाम पर इस सिटी का नाम पड़ा। 1860 में ये सबसे पहले ट्रांसवाल की राजधानी बनी, फिर 1910 में जाकर ये साउथ अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी बनी और 1931 में ये एक शहर बन गया। और दक्षिण अफ्रीका युद्ध के दौरान जब साउथ अफ्रीका का वॉर चल रहा था 1899 और 1902 के बीच में, तब ये जो प्रिटोरिया शहर है तो ये विंस्टन चर्चिल को भगाने तक लेकर उन्हें वहाँ कैद किया गया था। यानी उन्हें 1899 में यहाँ कैद किया गया और यहाँ से उनको भगाया भी गया था। 31 में 1902 में जो है मोलरेज हाउस में युद्ध को समाप्त करने वाले वेरेनिंग की शांति पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी 1902 31 मई को मोलरेज हाउस में जो साउथ अफ्रीका का वॉर चल रहा था उसको पीसफुली ख़त्म करने के लिए एक ऑफिशियल साइन करवाए गए वेरेनिंग की शांति के लिए। देन हम बात करते हैं एक और अट्रैक्शन की, द गार्डन रूट। सो जो गार्डन रूट है साउथ अफ्रीका का, ये बहुत ही एक एक रूट ही है, आप इसे समझ सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छी अट्रैक्शन है। ये देश के जो दक्षिण पूर्वी तट के साथ गार्डन रूट दक्षिण अफ्रीका के कुछ सबसे लुभावने तटीय दृश्यों के माध्यम से लगभग
200 किलोमीटर तक चलता है। यानी ये साउथ अफ्रीका का बहुत ही अमेजिंग अट्रैक्शन है और इसका जो रूट है वो 200 किलोमीटर तक चलता है, यानी ये अट्रैक्शन 200 किलोमीटर लंबी है, हम ये कह सकते हैं। ये रूट 200 किलोमीटर लंबा है और इसमें बहुत से व्यूज़ हमें देखने को भी मिलते हैं। यह रूट वेस्टर्न केप यानी पश्चिमी केप में मोसेल की खाड़ी से हिंद महासागर के साथ ईस्टर्न केप्स में स्टोम्स रिवर तक फैला हुआ है। यानी कि ये वेस्टर्न केप की मोसेल खाड़ी से लेकर हिंद महासागर के साथ ईस्टर्न केप्स में स्टोम रिवर तक ये जो है 200 किलोमीटर तक ये ऐसे फैला हुआ है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वेस्टर्न केप, देन एंडिंग पॉइंट जो है ईस्टर्न केप। और यह लोकप्रिय ड्राइविंग मार्ग लुढ़कती हरी पहाड़ियों, सुंदर तटीय शहरों, लगून यानी दलदल, झीलों, तटीय चट्टानों से होकर गुजरता है। यानी कि यहाँ पर हमें ये सब देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें झील, लगून्स और सुंदर तटीय शहर, एक कोस्टल टाउन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं और छोटी मोटी हरी भरी पहाड़ियाँ भी। गार्डन रूट एक आकर्षक शहर है, एक बहुत ही अच्छी इसके अंदर एक शहर देखने को भी मिलता है जो बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है हम जैसे टूरिस्ट के लिए, जो घने जंगलों और एक जगमगाते लगून के बीच स्थित है। साथ ही साथ यहाँ गार्डन रूट नेशनल पार्क भी है। उसकी घाटियाँ, ज्वारीय ताल, घने जंगल और ओचरोन के ओस्ट्रिच फार्म और कोंगो गुफाएं और सील कॉलोनी, रोबर्ग नेचर रिजर्व जो प्लेटनबर्ग में है, हमें ये सब वहाँ पर देखने को मिलता है उस नेशनल पार्क में। हाथी के अनुभव और व्हेल देखने की यात्राओं से लेकर बंजी जंपिंग और ट्री कैनोपी टूर्स यानी ट्री के ऊपर जो छतरी की तरह उसको एक तरह से हम कवर कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रिप्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो सब, बंजी जंपिंग और व्हेल वगैरह भी यहाँ पर देख सकते हैं और एलिफेंट्स भी, और यहाँ पर हम इनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये गार्डन रूट में सब शामिल होता है, इंक्लूड होता है, ये सब हम वहाँ पर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर ऐसी ऐसी एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ भी दिखाई जाती हैं। और अब हम एक और अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, दैट इज़ ड्रेकन्सबर्ग। सो ड्रेकन्सबर्ग को ड्रैगन पर्वत यानी ड्रैगन माउंटेन्स भी कहा जाता है। ये ड्रैगन पर्वत भी कहा जाता है इसे, और ये क्वाज़ुलु नटाल में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में से एक है। यानी अगर आप क्वाज़ुलु नटाल जो साउथ अफ्रीका का अगर आप वहाँ पर घूमने के लिए जाते हो तो उसमें से ये टॉप अट्रैक्शन में से ये एक है। और दक्षिणी अफ्रीकी के लिए एक लोकप्रिय छुट्टी गंतव्य है। यानी जो दक्षिण अफ्रीकी जो साउथ अफ्रीकन के लोग होते हैं वो यहाँ पर वैकेशन स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है उन्हें, बहुत पसंदीदा यहाँ की ये वेकेशन की एक वहाँ का स्थान है। यह देश की सबसे ऊंची चोटियों का भी घर है। इस क्षेत्र में ओखलाम्बा ड्रेकन्सबर्ग जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पर है। और यहाँ पर ऐसे आग्नेय पत्थर देखने को भी मिलते हैं। सैन की वही बुशमैन की रॉक आर्ट भी यहाँ पर देखने को मिलती है और रॉयल नेटाल नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। और यहाँ पर एम्फी थिएटर भी बहुत सारे हैं, वही जो मैंने आपको बताया था, गोलाकार इमारत जिसमें विजिटर्स की बैठने की व्यवस्था हो और जो नेचुरली ही क्रिएट होती है। और यहाँ पर शानदार चट्टानें और साउथ अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ भी देखने को मिलती हैं। इस क्षेत्र में एक जियांट कैसल गेम रिजर्व भी है जो इलैंड यानी कि साउथ अफ्रीका का एक ऐसा एनिमल जो एंडेंजर्ड ही इस दुनिया से गायब होने वाली हैं। सो उनके झुंड को ये जो जियांट कैसल गेम रिजर्व है वो प्रोटेक्ट करके रखता है। आश्रय वाली घाटियों में घने जंगल पनपते हैं, यानी जो शेल्टर हमें प्रोवाइड करती हैं वहाँ पर बहुत घने घने जंगल भी हैं। और यह क्षेत्र फूलों के पौधों की 800 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के साथ साथ वन्य जीव की समृद्ध विविधता का भी घर है। यानी यहाँ पर 800 से भी ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स की स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं। और अगर हम यहाँ की समर की बात करें तो समर में जो है माउंटेन्स, जो यहाँ का लैंडस्केप है वो एकदम हरे भरे और एकदम उपजाऊ हो जाते हैं, फर्टाइल हो जाते हैं, जिनमें हमें झरने और क्लिस्टर क्लियर स्ट्रीम्स देखने को मिलती है। यानी ऐसी झीलें, ऐसी लेक्स जो एकदम क्लिस्टर क्लियर होती हैं, यानी ट्रांसपेरेंसी हमें उसमें शो होती है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। वो इतना पानी वहाँ का साफ़ होता जाता है समर में। और अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में जो बर्फ़ है वो चोटियों को इस तरह से घेर लेती है जैसे कोई इंसान को कपड़े कवर कर लेते हैं, तो वैसे ही
जो यहाँ की चोटियाँ हैं उसको बर्फ़ विंटर्स में पूरी तरह से कवर कर लेती है, पूरी तरह से घेर लेती है। और अट्रैक्शन के बारे में बात, ब्लाइड रिवर कैन्यन नेचर रिजर्व। ब्यूटीफुल ब्लाइड रिवर कैन्यन नेचर रिजर्व, जिसे मोटलत्से रिवर कैन्यन भी कहा जाता है, जोहान्सबर्ग और क्रूगर नेशनल पार्क के बीच ड्राइव पर ये एक पसंदीदा स्टॉप है। यानी जब क्रूगर नेशनल पार्क और जोहान्सबर्ग के बीच में जब आप ड्राइव कर रहे हो तो यहाँ का ये फेवरेट स्टॉप है। आप यहाँ पे स्टॉप करके स्टे भी कर सकते हो, रिलैक्स भी कर सकते हो। तो ये वहाँ की बहुत ही अच्छी एक फेवरेट स्पॉट है। यह पार्क अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी घाटी यानी कैन्यन के साथ साथ वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स की वैरायटीज़ का घर है। यानी वही बात कि आप यहाँ पे वाइल्ड लाइफ यानी एनिमल्स वगैरह और प्लांट्स की वैरायटी भी आप यहाँ पर देख सकते हो। हरे भरे उपोष्ण कटिबंधीय यानी हरे भरे सब ट्रॉपिकल पत्ते, झरने, चमकती नदियाँ और लाइकेन यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक नेचुरली ही लाइकेन से जो ढकी हुई चट्टानें होती हैं और वो नेचुरली एक रंग और बनावट का एक ऐसा वो चित्र बनाती हैं, एक कैनवस बनाती हैं जो एक्ट करता है। और ये सब यहाँ पर ये सब देखने को भी अच्छे से मिलता है। इसके साथ साथ प्राइमेट की सभी सामान्य प्रजातियों और कई दरियाई घोड़े और मगरमच्छों के साथ खेल देखना विशेष रूप से फ़ायदेमंद हो सकता है। यानी आप यहाँ पर दरियाई घोड़े भी देख सकते हो और मगरमच्छ भी देख सकते हो, और यहाँ पर उनके साथ आप एक्टिविटी भी आपको वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की जाती है, तो आप ये सब वहाँ पे कर सकते हो। इस पार्क को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वहाँ पर आप सुंदर ड्राइविंग कर सकते हो। उसके जो मार्ग, उसके जो रास्ते होते हैं और या व्यापक, वहाँ पर आप एक लंबी पैदल यात्रा या पर आप उनकी जो मार्ग, उनके रास्ते होते हैं वहाँ पर आप हाइकिंग भी कर सकते हो। और अगर आप मनोरम दृश्य आप पाना चाहते हो तो यहाँ पर एक 3 रोंडेवल शामिल है। 3 ऐसे बड़े-बड़े माउंटेन्स जिसको गॉड्स विंडो का नाम दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे लेक्स, झीलें, ओशियंस का नज़ारा ऐसे देखने को मिलता है और इतना अच्छा मनोरम वो एक पैनोरामिक व्यू आपको प्रोवाइड करता है, सो उसे गॉड्स विंडो का भी नाम दे दिया गया। और यहाँ की नदियों पर बोट ट्रिप और वाइट वाटर राफ्टिंग, जो यहाँ पर की नदियाँ हैं, यहाँ पर बोट ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं और राफ्टिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है। देन बात करते हैं बोल्डर्स बीच की। सो बोल्डर्स बीच एक और अट्रैक्शन है साउथ अफ्रीका की। बोल्डर्स बीच में स्पेशली ये है कि आपको वहाँ पर पेंगुइन्स देखने को मिलेंगे। अगर आप पेंगुइन्स के बहुत बड़े फ़ैन हो या आपको पेंगुइन्स बहुत अच्छे लगते हैं तो आप बोल्डर्स बीच एक बार ज़रूर होकर आइए। अगर आप साउथ अफ्रीका विज़िट करते हैं तो अपनी आइटिनरी में बोल्डर्स बीच को भी ज़रूर रखिए। साइमन टाउन के सुंदर गाँव लगभग 40 किलोमीटर की साउथ में यह समुद्र तट, यानी ये केप टाउन के साउथ में 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो तट है ये लुक एंडेंजर्ड यानी इनकी ऐसी ये एंडेंजर्ड पेंगुइन्स को रखता है। यानी एंडेंजर्ड मैंने आपको बताया था, ऐसी स्पीसीज जो एंडेंजर में है, जो जल्दी ही दुनिया से गायब होने वाली है, जिनकी जाति जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। ऐसे पेंगुइन्स यहाँ पर रहते हैं। ये समुद्र तट फॉल्स की खाड़ी पर बड़े ग्रेनाइट बोल्डर के बीच में बना हुआ है, वहाँ पर ये स्थित है। इसलिए अगर आप यहाँ पर आप यहाँ पर वो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का पानी थोड़ा, पेंगुइन बहुत मनोरंजक भी हैं, यहाँ के बहुत एंटरटेनिंग भी हैं। वे रेत और समुद्र के बीच में आपको चलकर दौड़कर भी दिखाते हैं। वैसे वे प्यारे होते हैं, बट आपको ये बात भी अच्छे से याद रखनी होगी कि है तो वो वाइल्ड एनिमल ही, एक जंगली जानवर ही। और अगर आप उनके साथ पिक्चर लेने के लिए सोचते हो या सेल्फी लेने के लिए उनके क्लोज आने की सोचते हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। वैसे तो वो एंटरटेनिंग होते हैं और लवेबल होते हैं, बट रिमेंबर है वो वाइल्ड एनिमल्स ही, सो वो आपको कभी भी हार्म भी कर सकते। देन एक और अट्रैक्शन की बात करते हैं, केज डाइव विद ग्रेट वाइट शार्क्स। एक थिक आयरन के पिंजरे में चढ़ो, समुद्र में डुबकी लगाओ और एक ग्रेट वाइट शार्क के साथ आमने सामने आ जाओ। मानो ना मानो यह दक्षिण अफ्रीका की टॉप अट्रैक्शंस में से एक है कि आप एक थिक मोटे से आयरन में जाकर चढ़ रहे हो और समुद्र में डुबकी लगा रहे हो और आप देखते हो कि सामने आपके बहुत बड़ी ही वाइट शार्क हो। तो ये जो है साउथ अफ्रीका में ये जो है ट्रिप ऑर्गेनाइज भी की जाती है। और जैसे जो रोमांचकारी पर्सन होते हैं, जो थ्रिल सीकर्स होते हैं,
उनके लिए ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया है कि हर साल यहाँ नए टूर ऑपरेटर सामने आते रहते हैं। यानी कि जो भी न्यू टूर्स ऑपरेटर होते हैं कहीं कहीं से, तो वो अपने लिस्ट में ये एक्टिविटी ज़रूर ऐड करते हैं। ये एक्टिविटी इतनी पॉपुलर भी हो चुकी है। और ये एक्टिविटी करने का वैसे बेस्ट टाइम तो अप्रैल टू अक्टूबर है। बट जो सील एक टाइप की फ़िश होती है, सील और फिशेस की जो ये इसके अंदर हेल्दी पॉपुलेशन, जो मतलब पॉपुलेशन है वो बहुत ही हेल्दी है। सो सारा साल ये एक्टिविटी चलती रहती है। केप टाउन टूर ऑपरेटर्स ये शार्क केज डाइव साइमन टाउन, सील आइलैंड, डायर आइलैंड, मोसल बे और गांस बाई जैसी जगहों पर ऑर्गेनाइज करते हैं। गांस बाई में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाती है और गांस बाई को तो ग्रेट वाइट शार्क कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड स्वघोषित किया गया है। यानी कि जो वहाँ के टूर बाई को एक ग्रेट वाइट शार्क कैपिटल ऑर्गेनाइज कर दी गई है वर्ल्ड की, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये एक्टिविटी की जाती है और बहुत ही पॉपुलर भी हो चुकी है, सो उसे इसका नाम दे दिया गया। और जो डरबन और रोकी बे, डरबन जो साउथ अफ्रीका का एक शहर और रोकी की खाड़ी के बाहर भी ये ट्रिप्स जो है अरेंज की जा सकती हैं। और जो डाइवर्स होते हैं यानी गोताखोर, वो एक कस्टम डिज़ाइन केजेस के अंदर जाते हैं और पूरी प्रोटेक्शन और सेफ्टी के साथ ये करते हैं, तो उन्हें इस चीज़ के लिए डाइविंग सर्टिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। और जो पीपल थोड़ा कम एक्साइट होते हैं, यानी इतने रोमांचकारी, इतने थ्रिल सीकर्स या इतना उनको एडवेंचर नहीं करना होता, तो वो ये नज़ारा ऊपर बोट से बैठकर भी देख सकते हैं। देन साउथ अफ्रीका, हाउ टू रीच। सो अगर हम एयर की बात करें तो फ्लाइट्स आर वेल कनेक्टेड। सो जेट एयरवेज और साउथ अफ्रीकन एयरवेज भी आप जा सकते हैं। मुंबई से जोहान्सबर्ग तक जाती है फ़्लाइट, और आप कोई सी भी एयरलाइंस इसके लिए ले सकते हैं। और अगर हम सी की बात करें तो भी आप यहाँ से ले सकते हैं यूरोप के लिए। देन फिर वो आपको पोर्ट पे उतारेगी केप टाउन। और अगर आप रोड की बात करें तो गुड रोड का भी साउथ अफ्रीका के साथ बहुत अच्छा नेटवर्क है, जो वो आपको जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नामीबिया जैसी कंट्री पर छोड़ सकती हैं। और उसके बाद आप इंटरनेशनल बस सर्विस और प्राइवेट रेंट, अपनी एक कार अगर टैक्सी आप प्राइवेट रेंट करना चाहते हो तो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आप वो भी कर सकते हो। थैंक यू।